भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% जूस को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। एक जीप काली होवे नहीं स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेटिया। ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਹਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦਾਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਮ TV ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। आओ देखिए। पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था उससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कौन गलत है कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इस सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ज़ेम TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूं, ताकि किसी वन से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर भी फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के आई थिंक ਜਦੋਂ सुल्तान अयूबी ਸੀ शायद ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ है ना, काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आज़ाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद जूस से भी किया था। जूस शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्ट्सल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें।
लेकिन देखते point। ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन का रुख करने लगे, उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा, उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके हम चलते हैं 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी, और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके, उनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि जंग में जो कंट्री जीत जाती थी वो अगली कंट्री पर कब्जा करके उस पर अपना राज चलाना शुरू कर देती थी, तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था। उन्होंने वहाँ जूइश कॉलोनी बनाने की भरपूर कोशिश की और उसमें आगे चलकर कामयाब भी हुए। लेकिन पैलेस्टाइन के अरब्स जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे, उनका मानना है कि ब्रिटेन ने हमसे हमारी आज़ादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा था, जिसमें लिखा था कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ खात्मा है वो शुरू तो होता आ रहा है किसी ना किसी तरीके, एंड इंसान ही कर रहे हैं। पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पैलेस्टाइन के अरब्स की नज़र में ब्रिटेन का जूस के लिए बनाया कानून काफ़ी नरम था। पैलेस्टाइन में दुनिया भर से जूइश इमिग्रेंट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने वहाँ अपने स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी एक छोटी आर्मी भी बना दी, जिसको हगाना कहा जाता है। पैलेस्टाइन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी पर तो कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि हमारी ही ज़मीन दूसरों को दे रहे हैं। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरब्स ने आवाज़ उठाना शुरू की। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने आवाज़ उठाने का एक ही मतलब था, गद्दारी। पैलेस्टाइन के अरब्स को ऐसा करने पर कड़ी सज़ा दी गई। कई को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लीडर्स को पैलेस्टाइन से निकाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन ने पैलेस्टाइन में अनरेस्ट का ये सॉल्यूशन निकाला कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। ये सॉल्यूशन भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने कबूल नहीं किया, क्योंकि असल में अनरेस्ट तो था ही इस बात पर कि पैलेस्टाइन डिवाइड क्यों हो रहा है।
1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस वाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन की पिछली 20 साला सिचुएशन को नजर में रखते हुए एक पॉलिसी पब्लिश की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब्स की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा पैलेस्टाइन में नए आने वाले जूइश इमिग्रेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई और जो जूस पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद थे उनको अरब्स की जमीन खरीदने पर भी रोक दिया गया। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वही जूइश लोगों की भी होम कंट्री होगी। जायोनिस्ट के लिए ये व्हाइट पेपर किसी धोखे से कम नहीं था। ये व्हाइट पेपर पहली बार जूस और ब्रिटिशर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गया। उन्होंने व्हाइट पेपर मानने से इनकार कर दिया और पूरे पैलेस्टाइन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें कई लोकल पैलेस्टीनियंस भी मारे गए। ये हमले कई महीने तक चलते रहे, लेकिन फिर कुछ इससे भी बड़ा हुआ जिसने सबकी अटेंशन घेर ली। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन जूस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। 1941 और 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% जूस को हिटलर ने मार दिया था। बचने वाले जूस के पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि एक तो ये उनके लिए बहुत होली प्लेस थी और दूसरा वहाँ जूइश कम्युनिटी पहले से आबाद थी। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ से लगाई गई इमिग्रेशन की लिमिट के बावजूद भी पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर दिया। पर पैलेस्टाइन में भी हालात कहाँ ठीक थे। वहाँ व्हाइट पेपर के खिलाफ अभी तक जायोनिस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे और उनमें अब हिम्मत नहीं थी कि पैलेस्टाइन में जायोनिस्ट के खिलाफ भी लड़े। लिहाजा 1947 में उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया और पैलेस्टाइन में अपना फैलाया हुआ रायता उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के गले में डाल दिया कि अब तुम इस मसले का कोई सॉल्यूशन निकाल लो। उस वक्त पैलेस्टाइन में जूस की तादाद 6,30,000 थी, जबकि 1,43,000 क्रिश्चियंस और 11,81,000 मुस्लिम्स थे। ये फिगर्स एक इटालियन जूइश डेमोग्राफर सर्गियो डेला ने ही दिए थे। देखा जाए तो उस वक्त यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली ज्यूज से डबल थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन प्लान में 55% जमीन जूस को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट्स मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड जूस को मिलेगा। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% जूस को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को जायोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टाइन में अब जायोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन ऑब्वियसली जूस की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट किया था, दूसरा उनकी नज़र में ये ब्रिटिशर्स का नया तरीका है हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इजराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी। लिहाजा अकेले इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ
ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ होवे। बहुत फायदा चक्या गया जो यार। पैलेस्टाइन के लिए एरियाज चुने थे, अब इजराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इजराइल जंग होती है, जिसमें इजराइल ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना अलग मुल्क पाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इजराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। पर कई कंट्रीज PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो खुद फ्रीडम फाइटर्स बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से मार दिया जाता है, इस बिना पर कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर दिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे जूज वहां पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज करती है, क्योंकि ये असल में 1947 यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया असल में पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहां पर भी कब्जा कर देखो पैलेस्टीन पहला किन्ना सीगा, फिर इजराइल ने हौली हौली सारा ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ गई है ऑफिशियली, के वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इजराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजरायली PM यित्ज़हक रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है, जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इजराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफी इजरायली अपने घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, A, B और C। ए एरिया में सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया B दोनों के कंट्रोल में, और एरिया C सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी।
जूइश अच्छा। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इजराइल में कई सुइसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के बीच पहले से नफरत काफी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़े के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे PLO की पार्टी फतेह और हमास के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन 2 टुकड़ों में बट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फातेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास की झड़पें होती हैं उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल की जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਨਬਾਇਸਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਅੱਧਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 2 ਭਰਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਲੈਸਟੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਪੀਸੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਜੜ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਲੈਸਟੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੈਲੈਸਟੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਲੈਸਟੀਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਟਰਲੀ ਇਸੇ ਵਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।